नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल दीक्षित। कई पिछले दिनों से आरक्षण के बारे में बहुत सारी चीजें सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं। एक तरफ वो वर्ग है जो आरक्षित है और एक तरफ वो लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है मोस्टली उनमें वो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको आरक्षण दे दिया जाए। और एक तरफ वो वर्ग है जिसको आरक्षण मिला हुआ है, वो किसी भी कीमत पे आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में नहीं दिखता है। और ये जो एक विद्वेष जैसा समाज में देखने को मिल रहा है, इस चीज पर जब हमने चिंतन किया तो मेरे मन में कुछ विचार आए। वो विचार हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको आगे शेयर करें। आरक्षण का मेरी नजर में केवल लाभ ही लाभ है। हानि तो हमारी समझ से कहीं किसी आदमी को उससे नुकसान हो रहा हो, वो परसेंटेज बहुत कम होगा। सबसे पहली चीज, लोग जो आंकड़े बताते हैं, 85% लोग देश के वो हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत हद तक मुझे परफेक्ट आंकड़ा नहीं दिखता। सवर्णों के साथ ही साथ जो मुस्लिम्स हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलता। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग 30% के आसपास हो जाता है। 70% जनता को आरक्षण मिल रहा है। अभी 70% जो जनता है किसी भी देश की, अगर उसको ये एहसास है कि हाँ साहब, सरकार जो है हमारे लिए एक ऐसी योजना लाई हुई है या ऐसा संविधान में प्रावधान किया हुआ है जिससे कि हम संरक्षित हैं, और उनका मान लीजिए मनोबल बढ़ा हुआ है, वो अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है कि 70% जनसंख्या देश की ये सोच रही है कि हम आरक्षित हैं और हमारे साथ बहुत बढ़िया हमको कुछ वो मिला हुआ है, एक कवर, जिससे कि हम अगर कम भी पढ़ेंगे, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमको नौकरी मिल जाएगी। चूंकि हमारा उद्देश्य है आरक्षण के लाभ बताना, तो ये पहला लाभ हुआ कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो अच्छा फील करती है। अब बात उनकी कर ले जिनको आरक्षण नहीं मिला। 70 साल से आरक्षण की व्यवस्था चल रही है देश जब से आजाद हुआ। ठीक है, आरक्षण क्यों दिया गया था ये एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिमाग में क्या विचार रहे होंगे, उनके अंदर झांकने का तो हम लोग उतना काबिल नहीं है कि प्रयास कर पाए। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो जितना भी कन्वर्जन हुआ था मुगल साम्राज्य में, उसमें आज भी अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम वर्ग है उसमें मैक्सिमम उन लोगों ने कन्वर्जन किया था जो आरक्षित वर्ग से आते हैं। आप सोचिए कि अगर उनको ये एहसास न मिलता आजादी के बाद भी कि हमारे लिए क्या है, तो दो कारणों से आरक्षण हुआ था, कन्वर्जन हुआ था। एक तो भय और दूसरा लालच। ठीक है, भय मान लीजिए खत्म हो गया, अभी भी लालच तो बचा था। तरह तरह के उनको प्रलोभन दिए जाते और वो फिर जो है हिंदू धर्म से पलायन करके मुस्लिम हो सकते थे। तो अगर आप अपने धर्म के प्रति आस्थावान हैं तो ये समझें कि अंबेडकर जी ने एक इतना बड़ा बैरियर लगा दिया कि कोई भी आदमी जब कन्वर्ट होने के लिए जाएगा और उसको ये पता चलेगा कि हम आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो। ये आपकी नजर में, जब मैं सवर्ण लोगों से बात कर रहा हूं जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ, उनको लाभ बता रहा हूं। तो पहला लाभ कि आप संख्या के देखें, अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचें, जो लोग सोचते हैं उनके लिए है ये, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस आरक्षण की वजह से
आज आपकी संख्या स्थिर है, बढ़ रही है और अभी भी आप बहुमत में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये समझिए कि अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, और भी बहुत कुछ हो जाता। तो अंबेडकर जी ने क्या सोचा होगा ये तो मैं नहीं जानता। ये एक कारण मेरे दिमाग में आया क्योंकि जो विचार उनके सुनते हैं उससे मुझे लगा कि शायद उन्होंने इस तथ्य को भी दिमाग में रखा होगा कि इस वर्ग के लिए हमें कुछ करना चाहिए, अदरवाइज इसमें और वृद्धि हो सकती है। अब दूसरी बात देखें, हो सकता है अंबेडकर जी ने यह सोचा हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ना भय के सामने घुटने टेके और ना ये लालच में आए, तो ये बहुत जुझारू कौम है और ये हो सकता है कि अगले आने वाले समय में बहुत ऊपर पहुंच जाए। किसी भी आदमी को मानसिक रूप से विकलांग कर देना उसकी जनरेशन को तबाह करने के समान है। किसी भी आदमी के दिमाग में ये डाल देना कि हम बिना सहारे के नहीं चल सकते, ये उस जनरेशन की तबाही का एक सबसे मूल कारण है। हाथी के बच्चे को एक बहुत पतली रस्सी से पैर बांध दिया जाता है और वो बंधा होता है बच्चे को। हाथी बड़ा हो गया, रस्सी नहीं बदली गई, वो पतली सी रस्सी हाथी को यह एहसास दिलाती रहती है कि हम बंधे हुए हैं और वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। इतना बलवान हाथी। अभी इसका लाभ किसको मिला? एक वर्ग को अगर पहले से ही बैसाखी लगा के खड़ा कर दिया तो वो तो लगड़ा लूला हो ही गया। उसी का नतीजा है कि आज जो आंकड़े आते हैं कि 71% रोजगार जो है प्राइवेट और सरकारी में मिला के, उसमें केवल ब्राह्मण बताए जाते हैं। हम पूरे सवर्ण भी मान लें, अगर व्यापार को भी देखें, कहां आपको कौन सा व्यापारी दिखता है आरक्षित वर्ग से बहुत अच्छे स्तर पर व्यापार कर रहा हो? कौन सी कंपनियों में आपको आरक्षित वर्ग के लोग मिलते हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हो? ये हमारे ही तो भाई हैं। अगर मान लो बेचारे 2-4%, 5% रोजगार कहीं पा रहे हैं तो उसमें इतनी बड़ी हाय तौबा कि आरक्षण हटा दो। अभी फिर विशेषज्ञ होते हैं समाज में जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। बीपी सिंह जी आए, बीपी सिंह जी को लगा कि चलो दलितों को तो बैसाखी लगा दी अंबेडकर जी ने, अभी ये जो बहुत बड़ा वर्ग है वो भी ठाकुर साहब थे, उन्होंने ओबीसी वर्ग को देखा कि यार ये भी बड़ा जुझारू वर्ग है, ये तो बिल्कुल समेट देगा। उन्होंने तुरंत एक नई बैसाखी निकाली, मंडल कमीशन लाए, लो भाई तुम भी बैसाखी पे खड़े हो जाओ। अभी बहुत कम समय हुआ है, 70 साल बाद आप ओबीसी वालों की हालत देखना, इनकी भी वही दशा होगी, इनके भी दिमाग में वो हाथी वाली रस्सी बंध जाएगी। ये भी आपको उसी हालत में मिलेंगे कि ना आपको ये प्राइवेट कंपनियों में दिखाई देंगे, ना ये आपको सरकारी नौकरियों में दिखाई देंगे, और उच्च पदों की तो बात ही छोड़ दो, जो आरक्षित है वहां रहे। डॉक्टरी में एमबीबीएस करने जाते हैं उसमें आरक्षण है। आप हमें बताओ पूरे शहर में कौन सा डॉक्टर आपके यहां है जो बहुत फेमस डॉक्टर है और वो आरक्षित वर्ग से आता है? अरे एमबीबीएस कर लिया, सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई, अभी वहां वो अपने बच्चे पाल रहे हैं और मैक्सिमम अपने ही समुदाय के लोगों का इलाज कर रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो संभाले हुए है ना। वर्ल्ड की जो टॉप क्लास कंपनीज हैं वहां जो सीईओ बैठे हुए हैं उनको हम बोलते हैं ये इंडिया के हैं, इंडिया का है, उनकी वो भी पूछ लो, क्या उनमें से कोई आरक्षित वर्ग से आया? वहां तो आरक्षण नहीं है ना। तो आप कैसे पहुंच गए? आप इसलिए पहुंच गए क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी रस्सी बंधी थी कि भाई इसका तो 40 नंबर पे हो जाएगा, मुझे तो 90 लाने पड़ेंगे। कोई भी माता पिता जो अच्छे स्तर पे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वो कम से कम इतनी बात जरूर उसको समझा देते हैं कि भाई तुमको आरक्षण नहीं मिलना है, अगर क्लास में टॉप 10 में आओगे
तभी आप सरकारी नौकरी के बारे में सोचना। बहुत सारे सवर्ण वर्ग के बच्चे हैं, बड़ी गरीबी में भी है, और वो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, और बिकॉज ऑफ आरक्षण कभी कभी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। वैसे तो वो सैकड़ों मील दूर होते हैं, ज्यादातर तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है। अरे नहीं मिल पाती है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? क्या वो दोयम दर्जे की जिंदगी जीते हैं? नहीं। अगर उनको 80 नंबर लाके भी नौकरी नहीं मिल पाई और एक 40 नंबर वाले को मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्बाद हो गए। वो फिर एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठते हैं, फिर 70 लोगों को पढ़ाते हैं और गौरव के साथ अपना जीवन जीते हैं। ये केवल आरक्षण की वजह से है। अगर आरक्षण नहीं होता तो सारे लोग एक ही सेट में होते। आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि हमें कुछ स्पेशल करना है, तभी हम आगे जा पाएंगे, हैं? तो इस आरक्षण का विरोध न करें। जब तक ये आरक्षण इस हिंदुस्तान में रहेगा, आप विश्व में ऐसे ही चमकते रहेंगे। आज 5 कंपनियों का रिकॉर्ड आता है, कल 50 कंपनियों का रिकॉर्ड आएगा। ये तो सीईओ वगैरह तो एक आध नाम होता है। आप और जाके वहां अंदर देखें, जो कंपनीज हैं, विदेश की कंपनियां हैं, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर फेसबुक हो, या गूगल हो, सीईओ तो है ही है। उसके अलावा उसमें भीड़ जो है, उस भीड़ में आप कब्जा किए हुए 37%। तो ये 37% जो गूगल में कब्जा किए हुए हो, ये केवल आरक्षण की वजह से, क्योंकि आपको पहले दिन से ये बता दिया गया कि भैया 40 नंबर पे नहीं होगा, तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे 90। और ब्रेन की क्या स्थिति है, हमारे शरीर को भगवान ने कैसा बनाया है कि जितना आप चाहें, जितना चाहें उतना अच्छा रिजल्ट आप बॉडी से ले सकते हैं। हनुमान भी बन सकते हैं इस बॉडी से। अगर आप उड़ना चाहें तो उड़ भी सकते हैं इस बॉडी से। उसके लिए कुछ अलग टाइप की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो मानव मस्तिष्क की तो असीम संभावनाएं है ना। तो वही जो असीम संभावनाएं थी, उसको जगाने का काम अगर किसी ने किया तो इस आरक्षण ने किया। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, मैं भी ब्राह्मण हूं, अनिल दीक्षित मेरा नाम है, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई आरक्षण से। मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, मुझे भी नौकरी नहीं मिली है। उसके बाद पूरे आज मेरे पास वो सब कुछ है जो नौकरी लेके मिलता। किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम अपने लिए दुनिया बना ही लेंगे। और अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो चाहे जितने भी आरक्षण दे दो। कितनी सरकारी नौकरी निकलती है भाई साहब? कितनी निकलती है एक साल में? कितनी? अभी बीजेपी के लिए लोग रो रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस के लिए रोते रहते थे। पूरे 5 साल में 3-4 लाख 5 लाख नौकरियां निकलती हैं। साल भर में 1 लाख का आंकड़ा मान लें, 1 लाख में से 50,000 तुम्हारे पास है ही है। अब बाकी की बची 50,000। 50,000 में 70% जनसंख्या, किसको नौकरी मिल रही है? आप अपने गांव में नजर तो दौड़ा के देखो कि कितने ऐसे लोग थे जो आरक्षण जिनको मिला था, सब नौकरी पा गए क्या? और जिनको नौकरी नहीं मिली उनका क्या दशा होती है? जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है और नाम पूछता है, उसको समझ में आ जाता है कि आप आरक्षित वर्ग से हैं। 2-4 क्वेश्चन पूछा, आपकी एजुकेशन का जायजा पता चल जाता है, स्तर पता चल जाता है, और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहां पे तो 50,000 पोस्ट पे आरक्षण ले लिया, और यहां पे 5 लाख जो वैकेंसी थी वर्ल्ड वाइड, वहां पे आप किक ऑफ हो गए। तो फायदा किसको हुआ? अगर फिर से हम वही बात दोहराना चाहते हैं कि अगर हमारे देश की इतना बड़ा पॉपुलेशन संतुष्ट है इस बात से, तो आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो कि भाई आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ? आरक्षण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? टोटल रिजल्ट देखोगे ना 70 साल का, 70 साल में राजा बन गए। सारी कंपनियां में, गूगल जैसी कंपनी भी तुम्हारे अधीन, तुम्हारे उसके बिना काम नहीं कर पा रही है। फेसबुक भी तुम्हारे बिना नहीं चल पा रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी तुम्हारे बिना नहीं चल पा रही है। पेप्सी कोला भी तुम्हारे बिना नहीं चल पा रही है। और ये तो सीईओ है, वहां भीड़ लगी हुई है, सब जगह तो घेरे हुए पूरी दुनिया में।
फिर भी आरक्षण हटा दो, ये ना मार दो, जो बेचारे जैसे तैसे करके रोटी कमाते हैं उनको मार दो, ये भी तो भाई है, ये भाई नहीं है, हैं? एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा और आंखें खुले। जिन क्षत्रियों ने मुस्लिम होने से बेहतर समझा मल उठाना, वो मेहतर हो गए। जो अगर कोई क्षत्रिय भाई देख रहे हो तो किसी अपने वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना उसका गोत्र क्या है। जो क्षत्रियों के गोत्र हैं 100% आपको वाल्मीकि समाज में गोत्र मिलेंगे। जिन ब्राह्मणों का जनेऊ भंग हो गया वो नाई हो गए। नाइयों में जितने भी गोत्र हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, सब ब्राह्मणों के गोत्र हैं। अभी इन दो का इतिहास मुझे पता है, बाकी का और पता करोगे और निकल के आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके भाई हैं, आपका परिवार है, इनके प्रति विद्वेष न पाले। वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। जब तक वो खुद ये मुंह से नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं बैसाखी मुझे नहीं चाहिए, तब तक उन्हें कोई संभालने वाला नहीं, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। जितने इनके नेता आते हैं, चाहे वो कोई भी आर्मी हो जाए, चाहे वो कोई भी इनका विद्वान नेता हो, सब अपनी चमकाने के लिए, कोई इनसे ये नहीं समझाता कि नहीं भाई किसी ना किसी दिन तो तुम्हें हिम्मत करनी ही पड़ेगी कि नहीं मुझे बैसाखी नहीं चाहिए। और जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी तो चांदी चांदी है। और वो हिम्मत करेंगे नहीं, इतना मुझे भरोसा है। मैं भी देख रहा हूं 20, 25, 30 साल से, जो मेरा तजुर्बा है कि ऐसा इस हिंदुस्तान में नहीं होना कि ये आरक्षण कभी आरक्षित वर्ग डिमांड करेगा कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट में इतनी दम है नहीं किसी में भी जो आरक्षण को हटा दे। तो आप मस्त रहो, प्रोग्रेस करते रहो, ठीक है, आपका भाई भी खुश और आप भी मौज में। राजा तो बने आप ही बैठे हो ना। 70 साल आरक्षण के बाद में क्या बदल गया? उनकी तो बेचारों की दशा बदली ही नहीं, बद से बदतर हो गई। अगर मान लीजिए अगर पूरी आप आरक्षण की व्यवस्था देख लोगे तो कुछ परिवार मिलेंगे गिनती के जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले पाया, बाकी तो पूरी पॉपुलेशन ऐसी पड़ी हुई है, आज भी उसी हालत में है। अगर वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि साहब नहीं साहब हमें अरे मुझे तो बड़ी मतलब इस बात पर सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ, हमारे जाट बंधु जो है, चमकते हुए चेहरे, चमकता हुआ इतिहास, वो भी झपट रहे हैं हमारी बैसाखी लगा दो साहब। भाई साहब हालत खराब हो जाएगी जिस दिन बैसाखी लगवा ली। पटेल समाज गुजरात में पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। वो हार्दिक पटेल जी खड़े हो गए, नहीं साहब बैसाखी लगाओ, हमारी बैसाखी लगाओ, बिना बैसाखी के हम नहीं चल पाएंगे। लंगड़ा लूला कर दो समाज को और नेता बन जाओ। तो ये तो इन लोगों की राजनीति है, चलती रहेगी। मुझे जो कहना था वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि आप आरक्षण से न घबराएं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती कोई बात नहीं यार, जो पढ़ाई करोगे, जो आपके अंदर योग्यता होगी, वो यहां नहीं तो कहीं और। सोना तो चमकना ही है, चाहे कहीं पे भी रख दो। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और हमें लगता है शायद आपको कुछ थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी। क्योंकि स्टूडेंट से बात करते रहते तो मेरे मन में आ रहा था कि जो आरक्षण का टेंशन है वो दिमाग से थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं तो बच्चे नर्वस हो जाएंगे कि हमें आरक्षण तो मिल नहीं रहा, नौकरी तो मिल ही नहीं, पढ़ाई तो करने से क्या फायदा। अरे भाई साहब, वो 50,000 नौकरियां मत देखो, 5 लाख नौकरियां हैं। पूरी दुनिया आज खुली हुई है। ग्लोबलाइजेशन में कोई बाउंड्री नहीं बची। टीसीएस में नौकरी लगती है 3 साल बाद अमेरिका। तो बिल्कुल चिंता न करें, मेहनत से पढ़ाई करें, अपना कर्म करें और आपको भगवान निश्चित रूप से सही जगह पे पहुंचाएगा। और उन लोगों के लिए हमारी तरफ से भाई संभावनाएं हैं कि अगर तुम में कभी जिंदगी में हिम्मत आ पाए तो बोलना जरूर कि हमें बैसाखी नहीं चाहिए। अगर सुविधा चाहिए, शिक्षा में सुविधा चाहिए, उसके लिए संघर्ष करो, उससे बोलो ना कि साहब हमारे पास तो पैसे होते नहीं है,
हमको अच्छी जगह पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा आरक्षण दे दो, ले लो आरक्षण, बन जाओ राजा। 70 साल में नहीं बने, 700 साल में भी नहीं बनोगे, हमें आरक्षण से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम्हारा भला कितना हो रहा है ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। धन्यवाद।